everyone, once again welcome back to the world of physics. So friends, this is your physics tutor Sonali Rathi and you are watching the YouTube channel that is Physics Friction of Minds. So friends, here we are discussing the physics of a 12th board and we have started the new chapter in a last lecture, that is mechanical properties of a fluid. Okay. सो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया उस पर एक शॉर्ट ओवरलुक लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर. ओके, सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्लूइड. सो वी नो दैट द वन विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो वी कॉल इट एज अ फ्लूइड. ओके, then we have seen how solid differ from the fluid, why solid is not included in the fluid. So जो भी internal mechanism होता है, movement और flow में difference क्या है ये हमने देखा. उसके बाद हमने examples देखे fluid के. Then we considered the ideal fluid and we have seen the 4 important properties of ideal fluid. And after that we have seen the general properties of a fluid. एंड उस जनरल प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखना है दैट फ्लूइड कैन नॉट विथस्टैंड विद अ टैंजेंशियल और अ पैरेलल फोर्स, जिसे ही हम कहते हैं shear stress. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है दैट फ्लूइड अपोजेस इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स परपेंडिकुलरली ऑन अ फ्लूइड, दैट मीन्स fluid opposes the normal or a perpendicular force. Okay, so these are some of the properties of a fluid and I told you in the last lecture that this chapter is divided into 3 subtypes. That means हमें पहले जो fluid rest पे होगा उसकी study करनी है, that is hydrostatic. Then जो fluid motion में होगा means जो flow होगा उसकी study करनी है, that we call as a hydrodynamics. देन ये फ्लूइड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं वो स्टडी करना है, जिसे हमने कहा था सरफेस टेंशन. ओके, सो चैप्टर बहुत लेंदी है, सो हमें इस चैप्टर को 3 चंक्स में डिवाइड करके एक एक जो है सब टॉपिक वो डिस्कस करना है. ठीक है, सो पहला जो है वो है हाइड्रोस्टैटिक. मतलब स्टार्ट में हम क्या करेंगे, हम फ्लूइड लेंगे द वन विच इज एट रेस्ट. ओके, द फ्लूइड विच इज एट रेस्ट वो हम लेंगे और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी इफेक्ट वो शो करेगा वो हम स्टडी करेंगे. मीन्स ऑल इन ऑल इनिशियली वी हैव टू स्टडी द हाइड्रोस्टैटिक. हाइड्रोस्टैटिक मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द फ्लूइड विच इज एट रेस्ट. ओके, एक चीज मैंने और बताई थी कि फ्लूइड में लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा सब आते हैं, बट बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो फ्लूइड की स्टडी करनी है वो है लिक्विड. ओके, सो हमारा जो मेन फोकस होगा फ्लूइड पे वो किस पे होगा, लिक्विड पे. ओके, सो और एक और चीज बताई थी कि जैसे हम मैकेनिक स्टडी करते हैं द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम मास और फोर्स ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसिडर करते हैं. बट हमें पता है कि फ्लूइड और लिक्विड वी कैन से इट डजंट हैव इट्स ओन शेप, इट डजंट हैव इट्स ओन वॉल्यूम, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग मास वी विल कंसिडर द density of a fluid and instead of considering force we will consider the parameter or we can say a physical quantity and that is pressure. Okay, and I've told you at the end of previous chapter that in the next chapter we will discuss regarding pressure of a fluid. So obviously हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हाइड्रोस्टैटिक है, मतलब हमें ऐसा फ्लूइड लेना है जो है रेस्ट पे. ओके, और वो फ्लूइड की जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं दैट इज प्रेशर, उसे हमें डिस्कस करना है. ठीक है, सो आवर टुडेज डिस्कशन विल बी रिगार्डिंग प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड. ओके, अब सिंपल है, सपोज एक कंटेनर है, सपोज दिस इज वन कंटेनर. ओके, सपोज दिस इज एरिया ऑफ कंटेनर. ओके, and now suppose this container is filled with a certain fluid and obviously our fluid will be any liquid. Okay, अब क्या होगा, this container is filled with a liquid or we can say fluid. Now what will happen, this fluid will exert a force on this bottom of a container. So this fluid which is filled in this container will exert a perpendicular or a normal force on this bottom, or we can say this bottom of a container having the cross sectional area A, right? So then our main point is what is mean by pressure. So it's simple कि कोई भी fluid आप कंटेनर में फील करो, वो fluid क्या करेगा, वो fluid रेस्ट पे है. We are studying the hydrostatic, so the fluid is at rest inside the container. Obviously this fluid
will exert a force on the walls of container. At the same time, this fluid will exert a force on the bottom of this container. So this force, but which force is this? The force which acts perpendicularly, and that's why we can call this force as a perpendicular force, or also called as a normal force. Okay, so force acting per unit area, ये force कौन लगा रहा है? फ्लूइड लगा रहा है. वो फ्लूइड कैसा है? रेस्ट पे है. और फोर्स किस पे लग रहा है? एक पर्टिकुलर एरिया पे, और एरिया किसका है? कंटेनर का. सो दिस इज नॉर्मल फोर्स, और वी कैन से परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ प्रेशर. अंडरस्टूड? सो फ्लूइड जो भी फोर्स लगाएगा, जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा एरिया पे, उसे हम कहते हैं प्रेशर. सो अब जो भी हमने डिस्कस किया, अगर उसे हमको डिफाइन करना होगा, सो डेफिनेशन इज बिट सिंपल. व्हाट इज दैट? अ नॉर्मल फोर्स. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस नॉर्मल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रस्ट. बहुत बार न्यूमेरिकल में थ्रस्ट ये वर्ड भी आ सकता है, सो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो दिस इज नॉर्मल फोर्स exerted by a fluid, but that fluid is at rest. और ये फोर्स किस पे लग रहा है? पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर, एंड दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ pressure. So a normal or a perpendicular force exerted by the fluid which is at rest inside the container per unit area of contact of that container is called as a pressure. So this is the simple concept of a pressure, and that's why we can write the formula of pressure as pressure equals to normal, or we can say perpendicular force per unit area of contact. Okay, so we can write the pressure as P equals to perpendicular force, let it be denoted by F, and let the area be denoted by A, and this is the simple formula of pressure. Okay, अब जो न्यू टेक्स्ट बुक है हमारी, उसमें फोर्स का जो सिंबल है वो इस तरह से दिया है. बट एक चीज आप ध्यान में रखिए, whenever you are talking about the pressure of a fluid, you always have to consider the perpendicular force. Okay, and that's why you can give the suffix perpendicular here. Okay, or you can simply write the force like this. But ये जो force है, ये कैसा force है? perpendicular या फिर normal force है, ये आपको ध्यान में रखना है. Okay, so this is the simple formula of pressure. अब इसे और सिंपल करते हैं. जो एक कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो सकता है वो कौन सा? देखिए, सपोज ये है हमारा एरिया ए. ओके, ये है हमारा एरिया ए. ओके, हमें प्रेशर मतलब क्या, ये स्टडी करना है. दिस इज एरिया, एंड सपोज अ फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. व्हाट इज दैट? A perpendicular force acting per unit area of cross section, that is called as a pressure. Okay, so if this is the situation, then you can write the pressure as F upon A, that is normal force per unit area. But if this is your area, अब हम कहाँ पे गलती कर सकते हैं ये देखिए. ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको अलग अलग कंडीशन दी होती है, सो अकॉर्डिंगली आपको फिजिक्स अप्लाई करना है. सो प्रेशर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, बट ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब आपका जो फोर्स है वो एरिया को कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा. ठीक है, अब सपोज हम एक कंडीशन कंसिडर करते हैं जिसमें ये है एरिया ए. ओके, एंड सपोज यू हैव अप्लाइड अ फोर्स लाइक दिस. सो दिस इज योर फोर्स which is making a certain angle theta with the area vector. Okay, now अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे जो फोर्स था वो तो एरिया को परपेंडिकुलर था, करके हमने लिख दिया फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया, that we call as a pressure. But what will be the formula of pressure for this condition? Because here your force is not acting perpendicular to the area, your force is making a certain angle theta with the area, right? So now how to write the formula of pressure? So you have done with the resolution of vector. अब हमें क्या करना होगा? ये जो हमारा फोर्स है इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा. एक कंपोनेंट होगा ये और दूसरा ये. दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैसे होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट? सो सपोज दिस इज वन वेक्टर and this is another vector. Okay,
अब ये जो वेक्टर है ये पैरेलल है एरिया को, सो हम इसे कह देते हैं एफ पैरेलल। ओके, एफ पैरेलल, सफिक्स पैरेलल दे दिया बिकॉज ये जो फोर्स कंपोनेंट है ये एरिया को पैरेलल है, और ये जो फोर्स कंपोनेंट है वो एरिया को कैसा है, परपेंडिकुलर है, सो इसे हम कह देंगे एफ परपेंडिकुलर। ओके, now what will be the formula of pressure for this condition? So this is your force acting like this, making a certain angle theta with the area, but you want only that force which acts perpendicular to the area. And now from these two resolved components you can see this component of a force is acting perpendicular to the area, so we are interested only in the perpendicular force. Okay, so यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। सो ये गलती हम कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली ये फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं, बट ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब आपका फोर्स एरिया को कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है सो उस फोर्स को हमें रिजॉल्व करना होगा, और जो कंपोनेंट एरिया को परपेंडिकुलर होगा वो कंपोनेंट हमें फॉर्मूला में यूज करना होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रेशर। सो ये जो प्रेशर है ये आपने 9th-10th में भी स्टडी किया होगा, बट ये जो डेप्थ है सब्जेक्ट की ये जानना जरूरी है। ठीक है, सो ये चीज़ें जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। ओके, नाउ अब ये हो गया प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर का फॉर्मूला, रिगार्डिंग प्रेशर वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एसआई यूनिट, तो हमें एक चीज़ पता है कि एसआई यूनिट जो है वो हम कभी लर्न नहीं करते हैं। एसआई यूनिट हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे से ही लिखना है। नाउ दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द एरिया, सो यू नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सिंपल एसआई यूनिट ऑफ pressure, that is Newton per meter square, or it is also called as Pascal. Okay, but remember one thing, Pascal or Newton per meter square is the unit of pressure, and this unit is applicable only for the measurement of a very small amount of pressure. Okay, if you are talking about the CGS unit, अब CGS unit क्या होगा, न्यूटन के जगह पे क्या आएगा, डाइन, और मीटर स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द SI and CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। नाउ इस पे से आप डायमेंशंस भी लिख सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस हमने 11th में देखा है, हमारा फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सो फोर्स के जो डायमेंशन है वो आपको पता होंगे, दैट इज m1 l1 t-2 अपॉन नीचे है एरिया, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, meter square means it will be 2 in length, right? So this length will get cancelled and you will get m1 l minus 1 t minus 2. So this is the simple dimension of a pressure. Okay, at the same time there are also certain units for the measurement of pressure, like a bar, like a torque. So basically these units of pressure are used for the measuring the pressure of a gas. Okay, and there is a relation between this bar and Pascal, and is that 1 bar equals to होता है 10⁵ Pascal. So ये भी relation आपको ध्यान में रखना है between bar and Pascal. Okay, so these relations are very important as far as your numericals are concerned. Okay, so now talking about whether the pressure is a scalar quantity or a vector. So you can see here, यहाँ पे जो फोर्स हम कंसिडर करते हैं, हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है और हमने एरिया का भी मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है। ओके, सो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्वांटिटी क्या है इतने डिटेल में हमें नहीं जाना है। सो अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रेशर, एंड दिस प्रेशर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट अ चैप्टर। सो हमने क्या किया,
हमने एक स्टेडी फ्लूइड लिया, मतलब हम हाइड्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं, उस स्टेडी फ्लूइड को हमने कंटेनर में फिल किया और उसके बाद वो फ्लूइड जो है, वो जो लिक्विड है वो कंटेनर की वॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा, बट जो फोर्स एरिया को परपेंडिकुलर रहेगा उसे हम कहते हैं प्रेशर। हमने प्रेशर की डेफिनेशन देखी, प्रेशर का फॉर्मूला देखा, उसका SI CGS यूनिट देखा, डायमेंशंस देखे, हमने और कुछ यूनिट्स देखे, उसका कन्वर्शन फैक्टर देखा, and at the end we have seen that pressure is a scalar quantity. Okay, so this is all regarding pressure of a fluid. Okay, so this is very basic but this is very important, so you have to do it. Okay, so regarding pressure जो हमारा next point है वो है pressure due to liquid column. Okay, अब पॉइंट का नाम ही है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, सो ऑब्वियसली हमें एक लिक्विड कॉलम कंसिडर करना पड़ेगा और लिक्विड कॉलम कंसिडर करने के लिए हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा जिसमें हमें उस लिक्विड को पोर करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज वी आर स्टडिंग द हाइड्रोस्टैटिक, सो वी वांट द फ्लूइड विच इज एट रेस्ट. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी हैव कंसिडर वन कंटेनर. ओके, सो दिस कंटेनर एज यू कैन सी इन अ फिगर, this container is filled with a fluid and that fluid is nothing but the liquid, or we can say a water. Okay, then what we have done, we have considered one imaginary cylinder inside this liquid column. You can see in a figure, this is a cylinder but this is imaginary cylinder. I use the word imaginary, this is important. Okay, so we have considered one imaginary cylinder inside this liquid column. Understood? सो ये लिक्विड कॉलम इस सिलेंडर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो हमें डिराइव करना है. सो दैट इज द एम ऑफ दिस पॉइंट. ओके, सो व्हाट आर द अजम्पशंस, क्या अज्यूम किया हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने फ्लूइड फिल किया है लाइक वाटर, और उस वाटर कॉलम में हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है. ठीक है, अब सिलेंडर है, सिलेंडर को एरिया होगा, सो लेट दिस A be the cross sectional area of the cylinder. अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ. सपोज दिस चॉक इज हैविंग अ सिलेंड्रिकल शेप, सो वी कैन कंपेयर दिस चॉक विथ दिस सिलेंडर. ओके, सो इट्स लाइक दिस. सो सी, दिस इज प्लेन ऑफ अ सिलेंडर एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, ये अगर सिलेंडर का प्लेन होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो इन दिस फिगर दिस इज एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिलेंडर विच इज कॉल्ड एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. अंडरस्टूड? अब सिलेंडर है, ऑब्वियसली सिलेंडर को हाइट होगी, सो लेट दिस H विद द हाइट ऑफ सिलेंडर. अंडरस्टूड? नाउ हमने फ्लूइड कंसिडर किया है. अब फ्लूइड की भी एक पर्टिकुलर डेंसिटी होगी क्योंकि हमें पता है फ्लूइड को डेंसिटी होती है, सो लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. अंडरस्टूड? सो सिंपल अजम्पशंस हमने लिए, हमने कंटेनर कंसिडर किया जिसमें फ्लूइड फिल किया, उसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और जिसकी हाइट है H. ओके, और जो फ्लूइड हमने लिया है उस फ्लूइड की डेंसिटी है रो. अब क्या होगा? So see what will happen. This cylinder is inside the liquid column. So obviously इस सिलेंडर के इनसाइड भी लिक्विड होगा. अब जो लिक्विड सिलेंडर के इनसाइड है वो लिक्विड क्या करेगा, इस सिलेंडर के वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. बट एज वी आर डीलिंग विद द प्रेशर वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द परपेंडिकुलर फोर्स, राइट. सो सी, दिस फ्लूइड इज ऑल्सो इनसाइड दिस सिलेंडर. अब ये फ्लूइड जो है, ये लिक्विड जो है क्या करेगा, इस सिलेंडर का जो ये बॉटम है, उस बॉटम का जो एरिया है वो है A. सो ये जो फ्लूइड इनसाइड द सिलेंडर है, ये फ्लूइड क्या करेगा, इस बॉटम पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. अंडरस्टूड? अब कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो भी क्वेश्चन है. सो अब इसका आंसर बहुत सिंपल है. सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस. ओके, अब मैं अगर इस अर्थ सरफेस पे खड़ी हूँ तो मैं इस अर्थ सरफेस पे कितना फोर्स लगाऊंगी, ऑब्वियसली जितना मेरा वेट होगा. और वेट जो है उसे हम कैसे लिखते हैं, m इंटू जी, राइट. सो ऑब्वियसली मैं इस सरफेस पे कितना फोर्स लगाऊंगी, जितना मेरा वेट होगा उतना ही फोर्स लगेगा, राइट. यहाँ पे भी वही हो रहा है. क्या हो रहा है कि ये जो लिक्विड है उसे पर्टिकुलर मास रहेगा. अंडरस्टूड? मास तो रहेगा ही बिकॉज इट्स अ मैटर. और
ये जो लिक्विड है इसका जितना वेट रहेगा उतना ही वेट मतलब उतना ही फोर्स वो लिक्विड किस पे लगाएगा, इस बॉटम पे। अंडरस्टूड? सो हाउ मच फोर्स liquid will exert on the bottom of this container? It will exert a force which is nothing but equals to its weight, and if we consider m as a mass of a liquid, then we know that weight is written as m into g. समझा? so जो भी लिक्विड इस सिलेंडर के इनसाइड है उस लिक्विड का जितना वेट होगा उतना वेट, उसके वेट जितना फोर्स वो लिक्विड क्या करेगा, इस बॉटम पे एक्सर्ट करेगा। और अब क्वेश्चन ये भी है कि फोर्स वेक्टर है, उसे डायरेक्शन भी होगी। सो ये जो वेट और ये जो फोर्स लिक्विड एक्सर्ट कर रही है बॉटम पे, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? सो ऑब्वियसली वेट, एंड यू नो दैट वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ force applied by the liquid column on the bottom of this cylinder. Understood? अब clear है? Perpendicular force act हो रहा है area पे. So obviously, if the force is acting perpendicularly on the area, it will contribute what? Pressure. So indirectly क्या हो रहा है? ये liquid column इस bottom पे क्या exert कर रहा है? Pressure exert कर रहा है. So what we can write? Pressure exerted. किसने exert किया pressure? Liquid column ने. और किस पे exert किया? On bottom of cylinder. On bottom of cylinder will be pressure equals to, what is the formula? Perpendicular force per unit cross sectional area. अभी हमने देखा. So this will be F by A. ओके, अब ये जो फोर्स है जो लिक्विड एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स कितना है? जितना उस लिक्विड का वेट है। लिक्विड का जो वेट है वो कितना है? mg. सो यू कैन रिप्लेस दिस F by mg. सो आई कैन राइट mg अपॉन a एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब हमने लिक्विड की जो डेंसिटी है या फिर फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो से डिनोट की है. So here rho is the density of a fluid and you know the formula of a density जो हम स्कूल में भी पढ़ चुके हैं. डेंसिटी क्या होता है? It is nothing but mass upon volume. ठीक है, अब इस पे से mass equals to क्या हो जाएगा? हमें सिर्फ फॉर्मूला मैनिपुलेट करना है. So mass equals to क्या हो जाएगा? Rho into V. Now where V is what? V is the volume of this liquid column. Okay, now you know that you can write the volume as area into height. अब ये फॉर्मूला अगर आपके लिए फैमिलियर नहीं भी होगा तो एक चीज़ तो आपको पता है कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब. अब इसमें अगर हम यूनिट पुट करें तो हमें मीटर क्यूब मिलना चाहिए. एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. हाइट का यूनिट क्या है? मीटर. मीटर इंटू मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब. राइट, दैट मीन्स वी कैन राइट the volume as area into height. Okay, so just substitute this value of volume in this equation. So mass कितना हो जाएगा? हम इसे equation number 2 कहते हैं. So equation 2 implies this mass m equals to this rho will be as it is, and what is the value of volume? It is nothing but area into height. So this is A into H. Okay, now if you will observe equation number 1, in equation number 1 there is a term that is mass. Okay, so instead of this mass you can substitute this value. So equation 1 implies pressure P equals to, what is your mass? From this equation this is rho A H. This G will be as it is upon this area will be as it is. ओके, अब सिंपल है, ये एरिया कैंसिल हो जाएगा एंड एट द एंड यू विल गेट द प्रेशर P इक्वल्स टू दिस H, हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड दिस G, that is acceleration due to gravity. And let it be next equation number, that is 3. Okay, so that was our ultimate aim. Pressure due to liquid column.
So we have derived the pressure due to liquid column that is exerting on the bottom of this cylinder which is placed inside this liquid column. But again I repeat, we have derived this equation by considering an imaginary cylinder. Okay, so this was our ultimate aim. अब मैंने बोला है फॉर्मूला की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है. So see, this pressure is directly proportional to the height of cylinder or height of container. It is directly proportional to the density of fluid and this is directly proportional to the acceleration due to gravity g. अब for the normal earth surface, the value of g is constant, that is 9.8 meter per second square. That means your pressure is directly proportional to the height and your pressure is directly proportional to the density of a fluid. मतलब जितना fluid dense होगा उतना pressure जो है वो ज़्यादा exert होगा, जितना फ्लूइड लेस डेंस होगा उतना प्रेशर कम अप्लाई होगा. और एक चीज आपने देखी होगी, इस फॉर्मूला में एरिया नहीं है. एरिया नहीं है मतलब क्या कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कंटेनर. अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड और द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. समझा? सिंपल सा डेरिवेशन है, जस्ट 3 to 4 steps. So you can do it. Okay. अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो हमें डिस्कस करनी है. इस फॉर्मूले का मीनिंग हमें समझना है. ठीक है, मैंने पहले ही कहा था फिजिक्स इज जस्ट साइंस फॉर द फन. नाउ सी द फन. ओके, नाउ हियर अब आप टेक्स्ट बुक अगर रेफर करोगे तो आपको एक बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा है. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? व्हाई द एज ऑफ नाइफ इज शार्प एंड व्हाई द पॉइंट ऑफ निडल इज शार्प. ओके, मतलब जो नाइफ होता है उसकी जो एज होती है वो हमेशा हम शार्प यूज करते हैं और जो निडल होता है या फिर जो नेल होता है उसका जो पॉइंट होता है वो हमेशा कैसे होता है? शार्प होता है. वाई? सो सी, ये फॉर्मूला हमें क्या बोलता है? प्रेशर इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया. कि फॉर द कांस्टेंट फोर्स pressure is inversely proportional to area. This is very important. For F to be constant, pressure is inversely proportional to area. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो भी नाइफ किचन में हम यूज करते हैं उसकी एज अगर शार्प होगी तो हम वेजिटेबल्स या जो भी है वो इजीली कट कर सकते हैं. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. सो सी हाउ. अगर नाइफ की एज शार्प रहेगी तो एरिया कैसे रहेगा? उस शार्प एज का जो एरिया है वो कैसे रहेगा? कम रहेगा. कम. लेट दैट लेस एरिया बी डिनोटेड बाय दिस डाउनवर्ड सिंबल. ओके, अब एरिया जितना कम रहेगा प्रेशर उतना ज़्यादा एक्सर्ट होगा. अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है कि अगर आपके नाइफ की जो एज है वो शार्प होगी तो शार्प एज का एरिया कम होने की वजह से, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से जो भी वेजिटेबल्स आप कट करोगे उस पर जो प्रेशर है वो कैसे एक्सर्ट होगा? मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा. मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से लेस एफर्ट्स में आपका जो भी पर्पस है वो अचीव हो जाएगा. दूसरा जो एग्जांपल हमने बोला, नेल या फिर नीडल, इसका जो पॉइंट होता है वो शार्प अगर होगा सो वो इजीली हम इंसर्ट कर सकते हैं. और अगर वो जो पॉइंट है वो शार्प नहीं होगा सो हमें पेजेस वगैरह स्टेपल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है. क्यों? जितना ये जो पॉइंट है, सपोज ये एक निडल है और इसका शार्प पॉइंट है, ये पॉइंट जितना शार्प होगा, और सपोज ये बंच ऑफ पेपर है और आपको क्या करना है? इस निडल को इस बंच ऑफ पेपर में फिक्स करना है. ठीक है, अब ये है पेपर का एरिया. अब जितना निडल का ये जो पॉइंट है वो शार्प होगा उतना पेपर के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है निडल का वो कितना होगा? कम होगा. और फिर से प्रेशर और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. पॉइंट शार्प होने की वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा. जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा प्रेशर उतना ज़्यादा एक्सर्ट होगा और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से ये जो नीडल है वो इजीली बंच ऑफ पेपर में क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी. अंडरस्टूड? सो ये दो एग्जांपल्स पे से हमने सिर्फ इस सिंपल से फॉर्मूला का क्या किया है? फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन किया है. सो जनरली होता क्या है कि हम फॉर्मूला जो है, हमारे मेंटालिटी, हमारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूला को जस्ट एज अ टूल यूज करते हैं जस्ट टू फाइट विद द न्यूमेरिकल्स, राइट? बट
दिस फॉर्मूला हैज़ देयर ओन लैंग्वेज, और अगर वो उन फार्मूला की लैंग्वेज अगर हमें समझ में आ गई तो हमें फिजिक्स अच्छे से समझ में आता है, समझा। सो अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो शार्प एज है नाइफ की, ये जो शार्प पॉइंट है निडल का, ये तो जिनको फिजिक्स नहीं आता वो भी यूज़ करते हैं कि अगर वो निडल सेलेक्ट करेंगे तो शार्प पॉइंट की ही करेंगे, अगर वो नाइफ सेलेक्ट करेंगे तो शार्प एज का ही सिलेक्ट करेंगे। उन्हें नहीं पता दैट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, बट दे डू दिस even they don't know the physics. So what my motive is just to tell you that this physics plays a very important role in our daily life too, because this examples what I've given you is the example that we actually experience every day, understood? So this is the physics that stands for the fun. Okay, so just take it as a fun and do it. Okay, nail it. So next lecture में मिलेंगे next point के साथ, तब तक stay studious, stay curious. Thank you.